ठीक है, कल हम लोगों ने पैसिव मूवमेंट के बारे में पढ़ा था। आज थोड़ा सा और उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अरे बंद कर दो फोन यार। ठीक है, तो ये मुझे बताओ, एक्टिव एक्सरसाइज और पैसिव एक्सरसाइज या एक्टिव मूवमेंट और पैसिव मूवमेंट का पर्पस क्या है हमारा? मतलब मेजर एक्टिव एक्सरसाइज कराते हैं उसका मेजर रिजल्ट क्या मिलता है हमें? पर्पस क्या है? हमें क्या मतलब मिलता है? पेशेंट को क्या फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है एक्टिव एक्सरसाइज कराने से और पैसिव एक्सरसाइज कराने से? भाई प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप लोग का प्रैक्टिकल थोड़ा सही रहे। बताओ कोई बताओ भाई। एक्टिव एक्सरसाइज कराने से सबसे बड़ा फायदा क्या रहता है पेशेंट? एक्टिव एक्सरसाइज समझ रहे ना? एक्टिव एक्सरसाइज लव आ रहे हैं, बताओ भाई, इसी दुनिया में हो। फिर आगे जॉब मिलने में दिक्कत आएगी। बताओ, एक्टिव एक्सरसाइज से क्या फायदा मिलता है पेशेंट को? अरे क्या फायदा मिलता है ये पूछ रहा हूँ, पता है कि नहीं पता? किसी को पता है एक्टिव एक्सरसाइज से क्या फायदा मिलता है? एक्टिव या फिर खुद से किया जाता है और क्या कहते हैं इसमें बेनिफिट ये है कि मतलब ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। पेशेंट को क्या बेनिफिट मिलता है? मतलब पेशेंट को क्या बेनिफिट मिलता है और फिजियोथेरेपिस्ट को क्या बेनिफिट मिलता है? हमें क्या रिजल्ट मिलता है कुल मिला के? उसकी हेल्थ में क्या सुधार होता है? देखो मैं बताता हूँ, सुनो। देखो, पैसिव एक्सरसाइज कराते हैं तो उससे हमें फुल आरओआई मिलता है। ठीक, पैसिव एक्सरसाइज से क्या मिलता है? क्या मिलता है? आरओआई, फुल आरओआई मिलता है। फुल आरओआई समझ रहे हैं आप लोग? अरे पीछे बैठोगे तो कहाँ समझ में आएगा? आप फुल आरओआई, मेरी बात सुनो, पैसिव एक्सरसाइज से क्या मिलता है बेनिफिट? फुल आरओआई। आरओएम नहीं समझ में आ रहा है? रेंज ऑफ मोशन, आरओएम। ठीक है, अगर शोल्डर का फ्लेक्शन 180 डिग्री है तो हम इसको 180 डिग्री ले जा रहे हैं, पैसिव मूवमेंट करा रहे हैं पेशेंट का। ठीक, तो हमें पूरा आरओएम मिल रहा है ना पैसिव एक्सरसाइज। एक्टिव एक्सरसाइज हमें क्या मिलता है? पेशेंट खुद करता है, तो उसको पेशेंट जब खुद से करेगा तो उससे क्या बेनिफिट होगा? उसकी मसल्स स्ट्रेंथन होगी, ये फायदा होगा सबसे बड़ा मेजर। पैसिव एक्सरसाइज कराने से पेशेंट की मसल में स्ट्रेंथनिंग होगी कि नहीं होगी? पैसिव कराने से नहीं होगी। पैसिव एक्सरसाइज कराने से जब हम कराएंगे, फिजियोथेरेपिस्ट करा रहा है एक्सरसाइज और पेशेंट से कह रहा है आप अपना रिलैक्स रहो, तो जब पेशेंट रिलैक्स रहेगा और फिजियोथेरेपिस्ट उसको पैसिव मूवमेंट करा रहा है तो उसको कोई मसल्स की पावर गेन होगी क्या? मसल की ग्रेडिंग पढ़ी थी ना एमएमटी में, मैनुअल मसल टेस्टिंग में। एमएमटी पढ़ा था? एमएमटी सुना है? मैनुअल मसल टेस्टिंग क्यों करी जाती? मसल की पावर चेक करने के लिए। 0 ग्रेड से लेके 5 ग्रेड तक, 4 ग्रेड तक रहता है, 5 तक रहता है, 0 से 5। तो 0 मतलब कोई मूवमेंट नहीं और 5 में फुल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो जब पेशेंट को एक्टिव एक्सरसाइज कराते हैं, पैसिव कराते हैं, तो पेशेंट की मसल में पावर नहीं आती है। ठीक है, लेकिन एक्टिव एक्सरसाइज जब पेशेंट खुद से करता है तो जैसे जिम वर्कआउट करता है तो हम लोग खुद से करते हैं ना। हम लोग जब जिम करते हैं तो खुद से करते हैं ना, एक्टिव मूवमेंट रहता है ना। अरे देख लो भाई, सुन लो मेरी बात। हम लोग जब खुद से करते हैं एक्सरसाइज या पेशेंट खुद से कर रहा है एक्टिवली, तो उसको मसल्स की पावर गेन हो रही कि नहीं? मसल्स की पावर बढ़ रही ना। जिम में करते हो तो खुद से कर रहे हो ना, तो पावर किस लिए कर रहे हो जिम में एक्सरसाइज? पावर गेन करने के लिए ना, मसल की पावर बढ़ाने के लिए। ठीक, तो एक्टिव एक्सरसाइज से मसल्स क्या होती है? स्ट्रेंथन होती है। और पैसिव एक्सरसाइज से क्या होता है? आरओएम हमें अचीव होता है, मैक्सिमम आरओएम अचीव होता है। ठीक है, तो पैसिव मूवमेंट हम लोगों ने कल पढ़ ही लिया था। आगे एक बार थोड़ा सा सरसरी निगाह से देख रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, पैसिव मूवमेंट कहता है एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है बाय फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक, रिलैक्स पैसिव मूवमेंट बताया था, उसके 5-6 पार्ट बताए थे। हाँ, रिलैक्स पैसिव मूवमेंट के पार्ट बताए थे क्या थे?
हाँ, ये रिलैक्सेशन पहला ये 5 स्टेप बताया था ना, रिलैक्स पैसिव मूवमेंट के तक ये बताया था ना, एक पूछ रहा हूँ ये, ठीक है, फिक्सेशन था, सपोर्ट था, ठीक है, ट्रैक्शन और रेंज और स्पीड एंड ड्यूरेशन, ठीक। थोड़ा अगर कोई आए तो मैं उसको थोड़ा प्रैक्टिकली करके बताऊं, कोई आ जाए, कोई आ जाओ। मैं जैसे कोई पैरालिसिस का पेशेंट है, ठीक, या फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट है, स्टिफनेस है, जॉइंट स्टिफनेस का पेशेंट, ठीक है, तो उसमें कैसे एक्सरसाइज कराई जाती है, और पैसिव मूवमेंट और रिलैक्स पैसिव और फोर्स पैसिव के बारे में बताना चाहता हूँ। कोई आ जाओ एक दिन। अरे आ जाओ यार, वैसे तो सब हीरो बनते हो, तुमको खाली बैठना है, मैं करके बताऊंगा। आओ चश्मे वाले, आओ यार, तुम्हें कुछ नहीं करना। अरे आज तुम दुबले पतले तो करने में आसानी रहेगी। अरे तुम्हें कोई आ जाओ, पीछे वाला आ जाओ, कोई आ जाओ। अरे मैं प्रैक्टिकल किस पे बताऊंगा तो तुम लोग आओगे नहीं, अपने थोड़ी ना बता दूंगा। अरे मैं शोल्डर पे करके बताने वाला हूँ। स्पीड एंड ड्यूरेशन बताएंगे। अरे उसको लड़कों को बोला, वो नहीं बता रहा हूँ, आगे बताऊंगा। पहले प्रैक्टिकल थोड़ा बता देता हूँ। पैसिव मूवमेंट, अरे आ जाओ भाई कोई, वैसे तो सब हीरो बनते हैं, अब यहाँ आने में पता नहीं क्या दिक्कत। देखो पीछे बैठ के हंसना आसान है, पीछे बैठ के हंसना आसान है, बहुत आसान है। ये यहाँ के कोई खड़ा होकर बोल ले, आ जाओ कोई, आ जाओ, तुम्हें आना पड़ेगा। अरे आओ तो सब तो अरे तुम लोग आओ तो प्रैक्टिकल तभी तो बता पाऊंगा मैं सही से। सर अब यहाँ आइए। चलो कैसे चेक करेंगे, पेशेंट का अपना हार्ट मिला करो, हार्ट मिला कर एकदम जैसे हार्ट रख देखेंगे, अगर गिरा दे रहा है तो रिलैक्स है, ठीक है, पेशेंट रिलैक्स है, ठीक है। दो तरह से शोल्डर का हम लोग शोल्डर का दो तरह से करा सकते हैं, एक तो एल्बो फ्लेक्सर से करा सकते हैं, ठीक है, फ्लेक्सर, ठीक, जो पैसिव मूवमेंट ऐसे करा सकते हैं, एक भी तरीका होता है और एक भी ये रिस्ट के पास रिस्ट पकड़ेंगे ना, ऑक्सीजन रिस्ट पकड़ेंगे और इसको ऐसे करेंगे, ठीक। उसके साथ में हमारी पोजीशन सही होनी चाहिए, हमारा हाथ उसके साथ नहीं चलेगा, ठीक, ये हो गया, ठीक है। ये क्या था, देखो ये तो रिलैक्स पैसिव मूवमेंट करा रहे थे, ठीक, रिलैक्स पैसिव मूवमेंट। इसके बाद फोर्स पैसिव मूवमेंट कैसे कराएंगे, फोर्स पैसिव मूवमेंट कराएंगे तो पेशेंट इतना हाथ जा रहा है, इसके बाद नहीं जाता। अगर हम पैसिव एक्सरसाइज ही कराते रहेंगे तो पेशेंट कैसे ठीक होगा, पेशेंट को दर्द होने लगा है, जैसे यहाँ तक मिले जा फ्रोजन शोल्डर पेन में, इसके बाद उसको पेन हो रहा है तो क्या इसके ऊपर मत करिए, तो आप नहीं करोगे,
आप वापस ले आओगे, हमें इसको क्योर करना है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ तक सिंपल पैसिव मूवमेंट है। उसके बाद फोर्स पैसिव मूवमेंट में लगाएंगे, फोर्स पैसिव एक्सरसाइज। फोर्स हमें थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा ना, ठीक है, ताकत लगेगी। ये तो हो गया उसका, अभी बता दिया कि फोर्स वाला है। अब उसमें क्या ट्रैक्शन पॉइंट लिखा हुआ है, हमें साथ में पेशेंट की कंडीशन देखिए। अब पेशेंट मुझे लग रहा है कि इसको एडहेसिव कैप्सुलाइटिस हो गया, ठीक है। एडहेसिव कैप्सुलाइटिस मतलब फ्रोजन शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर। एडहेसिव कैप्सुलाइटिस का मतलब फ्रोजन शोल्डर, दोनों का नाम एक ही। जैसे टाइफाइड का एंटेरिक फीवर बोलते हैं, बड़ा टाइफाइड का एंटेरिक फीवर का हर चीज का नाम है, दो नाम, ठीक। भाई लीवर को हेपेटो बोलते हैं। उसी तरह फिजियोथेरेपिस्ट इसको एडहेसिव में पर्चे में लिखेगा, फ्रोजन शोल्डर नहीं लिखेगा। फ्रोजन शोल्डर आप भी लिख रहे हो, पेशेंट भी फ्रोजन शोल्डर खुद आगे बता रहा है मुझे फ्रोजन शोल्डर हो गया, तो आप में और मतलब आप में पेशेंट में फर्क है। आप पर्चे में लिखोगे एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, जोड़ियां उसको नहीं लिखोगे, स्प्रेन या स्ट्रेन लिखोगे, ठीक है। लिगामेंट में हिंदी में एसीएल इंजरी या पीसीएल इंजरी इस तरह का लिखोगे, तो ये ठीक है। अभी बता दिया, अब ट्रैक्शन की अप्लाई करेंगे। हम इसका शोल्डर को ट्रैक्शन के सामने तो मतलब का ट्रैक्शन फील हो रहा है, ठीक है। यहाँ से इसको रोकेंगे तो बीच में आगे भागेंगे, ठीक, रोकेंगे, ये शोल्डर में ट्रैक्शन फील हो रहा है। इस ट्रैक्शन के साथ, ठीक, ट्रैक्शन के साथ ट्रैक्शन से लगाएंगे क्योंकि जो कैप्सूल है वो चिपका हुआ है, ठीक है, वहाँ कैल्सिफिकेशन हो गया, तो इसीलिए उसे बोल रहा है एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। एडहेसिव मतलब चिपक जाना, जोड़ चिपक गया है। अगर एक नॉर्मल पर्सन भी है उसको हम पीओपी कास्ट लगा के छोड़ दें मैंने के लिए, तो क्या हाथ पर उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। सेम कंडीशन होगी जैसे उसका हाथ उठा पाएगा। इसका अगर प्लास्टर लगा दें, एक महीने बाद इसका प्लास्टर हटा के हाथ पर नहीं उठा पाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ एडिशन हो जाएगा, जॉइंट एडिशन, ठीक। तो साथ में ट्रैक्शन नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हम रिस्क थोड़ा आगे खींचेंगे, यहाँ पर ट्रैक्शन फील हो रहा है ना, ट्रैक्शन के साथ करेंगे, ये हो गया। अगर तो फ्लेक्शन की बात होगी, इसको मोबिलाइज करेंगे जैसे, ये कौन सा एडक्शन हो गया, ठीक है। अब पेशेंट को अपने एडजस्ट कराते हैं, तो पेशेंट का हाथ इसके ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर जाएगा नहीं, ज़्यादातर पेशेंट मिलेगा उसका हाथ इसके ऊपर नहीं जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसका फ्रीज है ना, इसको हम लोग अपने कंधे में रखेंगे, क्योंकि आपको भी ज़्यादा प्रैक्टिकल लगाने का ट्रेसिंग को काम करता है, क्योंकि एक की कराओ, एक पेशेंट को एक्सरसाइज कराओ, दूसरा पेशेंट देखिए तो आपको भी थक जाओगे, ठीक है। इसको अपने इस तरह करेंगे और इसके बाद इसके ऊपर ऐसे अप्लाई करेंगे और इसको ऐसे हम धीरे धीरे ऊपर रखेंगे, ठीक है। हाथ को नीचे पुश करेंगे, हाथ को नीचे पुश करेंगे और हम सुनो अपने हाथ को नीचे की तरफ पुश करेंगे और शोल्डर को ऊपर की तरफ करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम लोग उसका रोटेशन भी कराना होगा। रोटेशन भी कराना, दोनों हाथ पीछे बांध देगा और इसको हम लोग पीछे की तरफ खींचेंगे, ठीक। रोटेशन में लोग कराएंगे, ठीक। दोनों हाथ बांध लो, ऊपर ले जाओ, पेशेंट है मान लो, ठीक है, ऐसे नहीं ऐसे पकड़ो, ठीक। पेशेंट क्या करेंगे, यहाँ तक ले जाएगा पाएगा, इसके बाद फ्रोजन शोल्डर में पेशेंट इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पकड़ लेंगे, ठीक, पीछे की तरफ खींचेंगे, वो चिल्लाएगा। उसके बाद आपने सामने की तरफ से उसकी कर ली, रोटेशन भी कर ली, एडक्शन भी कर ली, ठीक। अब एडक्शन भी करेंगे, इस हाथ को पेशेंट को दूसरे शोल्डर पर रखाएंगे, ठीक है, और इसको पकड़ेंगे लोग और इधर चलेंगे, तुम्हें इधर ऐसे करते रहेंगे, जिला रहा होगा, ठीक है। इसी तरह किसी ने कराएंगे तो आगे देखना चलाएगा। यहाँ तक का बता दिया था मैंने, इफेक्ट्स एंड यूज आगे, उसके आगे देख लेते हैं। इफेक्ट्स एंड यूज ऑफ रिलैक्स पैसिव मूवमेंट। तो रिलैक्स पैसिव मूवमेंट जो कराया हमने, अभी मान लो उसका फ्रोजन शोल्डर नहीं, फ्लैसिड पैरालिसिस है। फ्लैसिड पैरालिसिस कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की,
दो टाइप की पैरालिसिस होती है, पता है कि नहीं पता है? एक होती है स्पास्टिक पैरालिसिस, एक होता है फ्लैशेड पैरालिसिस। स्पास्टिक पैरालिसिस में पेशेंट आपके पास ऐसा आएगा, ठीक है, इस तरह का पेशेंट आएगा, उसको आप सीधा नहीं कर पाओगे उसके हाथ, फिर वो ऐसे हो जाएगा, वो किस तरह का पैरालिसिस, स्पास्टिक पैरालिसिस। और फ्लैशेड पैरालिसिस में क्या हो गया, जैसे किसी ने गलत इंजेक्शन लगा दिया, या रात को वो चेयर पर ऐसे करके सो गया, एक्सिलरी नर्व, यहाँ पर एक्सिलरी नर्व होती है ना इधर, ऐसे करके सो गया, ये बहुत देर तक ऐसे रहा, तो यहाँ एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाती है। एक्सिलरी नर्व डैमेज होने से क्या होगा, उसका शोल्डर ड्रॉप हो जाएगा, उठेगा नहीं, हाथ ऊपर नहीं उठेगा। या किसी ने यहाँ पर इंजेक्शन गलत लगा दिया है, सिरिंज, ठीक, तो एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाएगी, तो उसका शोल्डर ड्रॉप रहेगा, ठीक है, जैसे फुट ड्रॉप हो जाता है, रिस्ट ड्रॉप हो जाता है, उसी तरह शोल्डर भी ड्रॉप रहेगा, ठीक। तो वो शोल्डर जब ड्रॉप रहेगा, इस तरह का पेशेंट है फ्लैशेड पैरालिसिस। फ्लैशेड पैरालिसिस में हमारी कौन सी एक्सरसाइज काम आएगी? फ्लैशेड पैरालिसिस में कौन सी एक्सरसाइज काम आएगी? पैसिव, क्योंकि पेशेंट तो खुद से कर नहीं सकता, पेशेंट खुद से नहीं कर सकता ना, अगर उसे फ्लैशेड पैरालिसिस है तो नहीं कर सकता है, तो फिजियोथेरेपिस्ट कराएगा पैसिव एक्सरसाइज, ठीक। और अगर स्पास्टिक पैरालिसिस हो गई किसी को, तो उसमें कौन सी कराएंगे? उसमें पैसिव भी कराएंगे और विद फोर्स पैसिव भी कराएंगे, ठीक है, ठीक है। फोर्स पैसिव कैसे कराएंगे? हम पेशेंट का हाथ ऐसे भाई अकड़ा हुआ है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो गया, क्या डेवलप हो गया है? कॉन्ट्रैक्चर का मतलब वो अकड़ गया, वो सीधा नहीं हो रहा, जब सीधा करेंगे तो फिर ऐसे ही हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो गया, ठीक, मसल वहाँ की कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, उसे एक्टिव तो कर नहीं पाएगा ना पेशेंट, चाहे स्पास्टिक पैरालिसिस हो चाहे फ्लैशेड पैरालिसिस हो, ठीक है। और उसमें हाँ, हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेचिंग अप्लाई करेंगे, ठीक, पैसिव करेंगे, फोर्स पैसिव, पेशेंट को हाथ इतना जा रहा है, फिर हम उसमें ताकत लगाएंगे ना। फोर्स का मतलब क्या हो गया? फोर्स, हाँ, फिजियोथेरेपिस्ट अपनी पावर लगाएगा, अपनी ताकत लगाएगा, ठीक है, फोर्स पैसिव एक्सरसाइज, ठीक। और बेनिफिट क्या होता है? इफेक्ट एंड यूज ऑफ रिलैक्स पैसिव मूवमेंट का क्या होता है? एडिशन फॉर्मेशन प्रिवेंटेड एंड सब्सटेंस फ्री रेंज ऑफ मूवमेंट मेंटेन्ड। तो पैसिव एक्सरसाइज कराने से एक फायदा क्या होता है पेशेंट को? एडिशन फॉर्मेशन नहीं होने पाता है, ज्वाइंट चिपकने नहीं पाते हैं, क्योंकि मैंने बताया जैसे अगर पीओपी कास्ट चढ़ा के छोड़ दिया जाए नॉर्मल पर्सन में भी, तो उसका हाथ 1 महीने बाद जाम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्लास्टर हटाने के बाद भी वो हाथ ऊपर नहीं ले जा पाएंगे, और अगर आप ज़बरदस्ती फोर्सफुली उसका हाथ ऊपर ले आने की कोशिश करोगे तो उसको पेन होगा बहुत, क्योंकि वहाँ पर क्या डेवलप हो गया है? एडिशन, जो जोड़ चिपक गया, कैप्सूल क्या हो गया है? चिपक गया है, हार्ड हो गया है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो गया, वहाँ पर एडिशन भी हो गया, ठीक। अच्छा, मसल जितने दिन हमने कास्ट लगा के रखा उतने दिन क्या नहीं हुआ, वहाँ पर कोई मूवमेंट तो हुआ नहीं, तो क्या हो गया? एक तो जॉइंट में कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो गया। तो पेशेंट हमारे सामने आ रहा है तो हमारे दिमाग में पहले से चीज़ें होनी चाहिए ना, पेशेंट की कैसे बात करनी है, पेशेंट को क्या हम बताएंगे, पेशेंट की एंट्री करने के पहले ही क्या हो गया? नहीं हो रहा। ठीक है, तो जैसे हमने पीओपी कास्ट लगा दिया है पेशेंट पे, तो एक तो उसकी जॉइंट में कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो गया, ठीक, मसल्स में कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो गया, जॉइंट में एडिशन हो गया, ठीक, जॉइंट में एडिशन, मसल में कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो गया, और मसल्स की क्या हो गई है? एट्रोफी हो गई। तो पैसिव मूवमेंट जब कराएंगे तो क्या होगा बेनिफिट? एक तो जॉइंट के एडिशन से उसे आराम मिलेगा, जोड़ चिपक रहा था तो वो खुल जाएगा, ठीक, पैसिव मूवमेंट कराने से। प्रिवेंट एडिशन फॉर्मेशन प्रिवेंटेड, तो किससे बचाव हो जाएगा? एडिशन से। एंड प्रेजेंट रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट मेंटेन, और आरओएम मेंटेन हो जाएगी उसकी, ठीक, पैसिव मूवमेंट से। वन पैसिव मूवमेंट विल
given and at frequent interval it's sufficient for this purpose, but the usual practice is to put the joint through 2 movement twice daily. मतलब पैसिव एक्सरसाइज कराई जाती तो मतलब 2 टाइम कराई, बीडी जैसे दवा देते हैं ना सुबह शाम के लिए, तो एक्सरसाइज भी पेशेंट को, जैसे आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आपने मॉर्निंग में उसकी फिजियोथेरेपी करी, तो शाम को उसको बोलेंगे कि या तो हमसे करा या तो घर में किसी से करा, खुद से कर ले, या घर में कोई उसका हो करने वाला, ठीक है। तो 2 टाइम करेगा तो उससे क्या, जैसे दवाई 2 बार क्यों दी जाती है, डॉक्टर दवाई 2 बार क्यों देता है, एक सुबह खा लेना, एक शाम को खा लेना, 2 टाइम 3 टाइम देता है ना दवा, उसका क्या मतलब होता है, क्यों मेडिसिन 2 टाइम क्यों दी जाती है, 2 टाइम या 3 टाइम, ताकि फ्लो बना रहे, जो पहली खुराक जो फायदा करी थी, ठीक है, वो उससे जितना बेनिफिट हुआ था वो आगे कंटिन्यू हो रहा है, सेकेंड डोज उसे आगे, ठीक है। तो आप पेशेंट अक्सर आता है कि हम उसकी फिजियोथेरेपी करते हैं, अगले दिन आता कहता है मेरा कल जैसा फिर हो गया, अकड़ गया, जैसा आपने किया कल आपने किया था तो कल मेरा चल रहा था, पेशेंट की आज हमने फिजियोथेरेपी करी उसका चल रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने उसको सिकाई भी करी, उसकी एक्सरसाइज करी, स्ट्रेचिंग भी करी, तो आज शाम तक तो उसका चलेगा, और जब पेशेंट रात को सो जाएगा और जब मॉर्निंग में सो के उठेगा तो उसका फिर कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाएगा, ठीक। तो अगर वो शाम को घर में किसी से करवा लेता तो इतना कॉन्ट्रैक्चर ना डेवलप होता, ठीक है। तो ट्वाइस 2 बार उसको करनी एक्सरसाइज। वेल एक्टिव मूवमेंट इज इम्पॉसिबल बिकॉज, अच्छा पैसिव मूवमेंट कब कराया जाता है, जब एक्टिव मूवमेंट पॉसिबल ना हो, कुछ ऐसी डिजीज हो जिसमें एक्टिव मूवमेंट, जैसे पैरालिसिस में क्या होता है, एक्टिव मूवमेंट नहीं होता है, पेशेंट खुद से नहीं कर सकता, ठीक। When active movement is impossible because of muscular insufficiency, muscular insufficiency का मतलब मसल में पावर नहीं है, This movement may help to preserve the memory of movement pattern। तो इससे पैसिव एक्सरसाइज कराने से क्या बेनिफिट होता है, मसल्स को क्या फायदा मिलता है, मेमोरी ऑफ मूवमेंट पैटर्न, मतलब मसल की मेमोरी होती है, आप लोगों को पता है कि नहीं, आजकल वीडियो भी देख रहे हैं आप लोग, मसल्स की मेमोरी होती है, मसल्स की मेमोरी इस तरह से होती है कि जैसे आप सीढ़ी चल रहे हो, सीढ़ी चढ़ के आते हो ऊपर, आप अगर सीढ़ी, आपकी जो मसल्स को पता चल चुका है, आपकी जो लेग की मसल्स है उसको पता चल चुका है कि ये पहला स्टेप से लेके आखिरी स्टेप सेम है, ठीक। अगर उसमें से रात को एक स्टेप को हम हटा दें तो आप गिर पड़ोगे, क्योंकि आप दूसरी स्पीड से चल रहे हो। मसल्स जैसा मूवमेंट आप उसको रोज कराओगे वैसा ही अपनी मेमोरी डेवलप कर लेती है। जैसे हम जिस रिदम में उसकी एक्सरसाइज पैसिव मूवमेंट कराएंगे तो मसल्स की अब मेमोरी अंदर स्टोर करता रहता है कि हाँ मेरी एक्सरसाइज हो रही है, उसको मसल को पता चलता रहता है, ठीक है। तो ये मूवमेंट कराने से क्या हेल्प होगा, to preserve the memory of movement pattern by stimulating the receptor of kinesthetic sense। तो हमारे जॉइंट में क्या लगे होते हैं, प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस, वो होते हैं रिसेप्टर होते हैं प्रोप्रियोसेप्टिव, ठीक, और काइनेसियो रिसेप्टर भी होते हैं। जो देखो प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर का काम होता है प्लेस का पता लगाना, मेरा हाथ कहाँ पर है, स्टेबल पे रखा है कि मेरा हाथ मेरे शोल्डर पे रखा हुआ है, ये सेंस पता लगाना, ठीक। और काइनेसियोलॉजी का जो काइनेसियो रिसेप्टर है, ठीक है, काइनेस्थेटिक सेंस वो हमारे जॉइंट के मूवमेंट को बताते हैं कि मेरा ये, जैसे मैंने बताया था एग्जांपल की उंगली मोड़ थी तो हमारे ब्रेन को पता चल रहा है कि मेरी इंडेक्स फिंगर को फ्लेक्शन किया गया, मोड़ दिया गया, ठीक, पता चलता है, ठीक है। तो काइनेस्थेटिक सेंस कहाँ पर होता है, जॉइंट्स में कहाँ पर होता है, स्पिंडल फाइबर होते हैं ना, वो कहाँ पर होते हैं, उसमें टेंडन्स में, मसल्स की टेंडन्स में होते हैं। देखो यहाँ पर बेली होता है, ये बोन है, बोन के बीच में क्या होता है, बेली के दोनों तरफ क्या होता है, टेंडन्स, यहाँ पर भी टेंडन्स, जैसे बाइसेप मसल्स है उसमें यहाँ पर बेली, यहाँ पर टेंडन है एक्रोमियन प्रोसेस पे, और अल्ना बोन पे भी यहाँ पर भी उसका वो है टेंडन। मसल्स के 2 एंड पे क्या होता है, टेंडन, बीच में बेली होता है। तो उसके जो मसल्स की टेंडन होती है उसके अंदर क्या होता है, ये होते हैं रिसेप्टर, काइनेटिक रिसेप्टर और प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर।
और रिफ्लेक्स भी वहीं से डेवलप होता है, ठीक है। रिफ्लेक्स के लिए हम लोग, अच्छा रिफ्लेक्स के लिए बता दूँ मैं, जैसे यहाँ पर हम लोग वो आप लोग के हैमर जो आता है ना, हैमर क्या यूज़ होता है उसका, रिफ्लेक्स चेक करने के लिए। आप लोग का हैमर होता है ना, आगे रबड़ का लगा होता है ट्रायंगुलर शेप में, उसको उसका क्या काम होता है, उसका क्या काम होता है हैमर का? क्या क्लिनिक में हैमर रखे रहोगे टेबल पे? ऐसा होता है, पेशेंट खुद पूछेगा आपसे कि डॉक्टर साहब इसका क्या काम है। देखो मेरी क्लिनिक में पेशेंट आता था तो टेबल पे गोनियोमीटर भी रखा हुआ है मान लो, ठीक है, और ये हैमर भी रखा हुआ है। पेशेंट आपसे खुद पूछेगा डॉक्टर साहब इससे क्या चेक करते हो? आला से तो चलो आप धड़कने सुन लेते हो, इससे क्या चेक करते हो? तो उससे क्या चेक करते हो हैमर से? अरे बताओ तो भाई आगे काम आएगा, ये आगे काम आएगा। हैमर से क्या चेक करते हो? हाँ रिफ्लेक्स, उससे क्या पता चलता है हमें रिफ्लेक्स से? रिफ्लेक्स, हाँ रिफ्लेक्स से क्या पता चलता है? देखो रिफ्लेक्स दो तरह के होते हैं, या तो रिफ्लेक्स गायब होंगे, ठीक, या तो रिफ्लेक्स डिमिनिश होंगे। डिमिनिश मतलब गायब, या तो रिफ्लेक्स कैसे होंगे? एग्रेवेटेड। दो तरह के होंगे ना रिफ्लेक्स, या तो डिमिनिश होंगे, डिमिनिश मतलब गायब, या तो आप यहाँ टेंडन है, टेंडन पे मारोगे हैमर, या तो आपको रिफ्लेक्स देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा, मतलब जर्क होता है ना ऐसे मारने पे। अभी वो आप लोग ने किया है कि नहीं किया है? रिफ्लेक्स चेक किया है कि नहीं किया है? अभी मैं करके बताऊंगा, ठीक है, तो अभी मैं करके दिखाऊंगा। तो उससे क्या पता चलता है? हमारी अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज और लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज। भाई लिख लो, ये पॉइंट लिख लो। अरे हंसो नहीं, लिख लो, देखो मेरी बात लिख लो। अगर रिफ्लेक्स एब्सेंट है, ठीक है, अगर रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज है, LMND, लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज। अगर रिफ्लेक्स नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है, अगर रिफ्लेक्स एक्सेगरेटेड है, एक्सेगरेटेड मतलब बढ़े हुए, ज़्यादा बढ़े हुए, ठीक है, तो वो क्या है? अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज है, UMN डिजीज, UMND लिख लिया। अब ये किसी को पता है क्या LMND क्या होता है, UMND क्या होता है? अरे मेरे लेक्चर में हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपको जो प्रैक्टिकल में सीखनी चाहिए वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ साथ में, ठीक है। थ्योरी तो मिथुन सर आएंगे आप लोग को पढ़ा देंगे, प्रैक्टिकल हम जा रहे हैं साथ में, प्रैक्टिकल की चीज़ आप लोग जानते चलो।